जी सैरिश, आपने कहा था सोल्यूशन के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह हम ज़रूर बात करेंगे, बट चूंकि न्यू बैच था तो मुझे वापस सारा रिपीट करना है। बट ये बेटर है कि हम जनरल जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस से आगे बढ़ गए। तो वी आर वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द क्लास। जी सर, ठीक है। तो जब तक आप मुझे बताएंगे कि कोई भी पेपर अगर सॉल्व करने जाते हैं तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो सर जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो ओके है, सॉल्व हो रहा है, लेकिन सर उसके बाद जो सवाल है ना सर उसमें प्रॉब्लम हो रही है। सर ये इजी हो जाएगा हमारे लिए कि अगर आप पेपर सॉल्व कर दें तो सर प्रैक्टिस के लिए आसान हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम भी वैसे नहीं रह गया, थोड़ा ही टाइम है। फिर कॉस्ट का जो पोर्शन है उसमें थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं। तो एक काम कीजिए कि आप मुझे पेपर वाइज मुझे प्रॉब्लम्स एक समरी बना दें कि ईयर वाइज लास्ट 5 पेपर्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर मुझे भेज दें कि इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, या ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो मैं देख लेता हूँ कि कहाँ तक हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगी। ठीक। ओके। आई थिंक कॉस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? सर कॉस्ट के इशू में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि कॉस्ट पे हमने एंड में डिस्कस किए थे और मैंने कंसेप्ट ज़्यादा डिस्कस किए थे, और एग्जाम्पल में 1 या 2 क्वेश्चन किए थे और बाकी मैंने कहा था कर लीजिएगा। तो मुझे आप कॉस्ट के भेज दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे मैक्सिमम सोल्यूशन उसका हम करते जाएँ। एंड यहाँ क्लास में भी जब मैं कॉस्ट पढ़ाऊँगा तो पेपर की सॉल्यूशन बनी हुई होगी तो सॉल्यूशन वाइज हम डिस्कस करेंगे। बस सर, जी सर, ये बेहतरीन हो जाएगा कि हम क्लास में भी जब डिस्कस करें तो हम सॉल्यूशन ही डिस्कस कर लेंगे, तो सर वो ऑल क्लियर हो जाएगा फिर। आई डोंट नो, आज सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया आपके अलावा, जुल्फ़िकार है अली। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसको कंप्लीट करते हैं एडजस्टमेंट और एक क्वेश्चन साथ में। एडजस्टमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे और वी हैव 6 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। आई थिंक कि 2-4 मिनट और देख लेते हैं, हम कुछ ज्वाइन करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स से। जी, तो हमने लास्ट से कुछ क्लासेस में पहले बेसिक्स को डिस्कस किया था एक क्लास में। देन हमने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर दिया कि उनकी अकाउंटिंग उन्होंने पहले पढ़ी हुई है, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं। तो मैंने मटेरियल तो सेंड कर दिया था और मैंने कहा था शेयर कर लीजिएगा एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस किसी ने किया नहीं,
इट्स ओके। देन हमने स्टार्ट कर दिया था एडजस्टमेंट्स, एंड 6 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं, और इसमें से 4 हमने डिस्कस की थी, उसको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट 3 जो आपकी एडजस्टमेंट्स हैं उसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल है। हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस एंड पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट ये था कि आपकी जो अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पर होती है, और जो मैचिंग प्रिंसिपल है, तो मैचिंग प्रिंसिपल और अक्रूवल सिस्टम को फॉलो करते हुए हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस को उस पीरियड में जिस पीरियड में वो एक्सपेंसेस अकर हुए हैं, आइदर उसकी पेमेंट हो या नहीं हो। इसी तरह से वो तमाम रेवेन्यूज जो पर्टिकुलर पीरियड के हैं, जिस पीरियड का आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ऊपर मैंने 3 ईयर्स लिखे थे, 20, 21 एंड 22, एंड इसमें 21 की अगर हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 21 के ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज जो है इस डाटा में आ जाने चाहिए, ट्रायल में शामिल होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपने पे नहीं किए होते, यानी 2021 के कुछ एक्सपेंसेस आपने ड्यू टू एनी रीज़न, सिस्टम के रीज़न की वजह से या कोई और रीज़न से हमने उसकी पेमेंट नहीं की है, और वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड ही नहीं हुए। फॉर एग्जांपल सैलरीज जो है वो नेक्स्ट मंथ पे होती है, तो दिसंबर की सैलरी जनवरी में जाएगी, पेमेंट होगी। यूटिलिटी बिल्स की मैंने मिसाल दी थी, यूटिलिटी बिल्स जो है वो आपके दिसंबर के बिल जनवरी में आएगी, यानी इस साल के बिल हैं, पेमेंट अगले साल। तो इन सबको आपने एडजस्ट करना है, रिकॉर्ड करना है 21 में। इसी तरह से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एडवांस पे कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 6 मंथ रेंट एडवांस दे दिया आपने, या इंश्योरेंस को एडवांस पे कर दिया। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं, बट वो 21 के एक्सपेंसेस नहीं है, वो 22 में आने वाले हैं, तो इन एक्सपेंसेस को हमें एक्सक्लूड करना होता है। एंड सिमिलरली रेवेन्यूज भी इसका अपोजिट है, कि अगर रेवेन्यूज में कलेक्शन नहीं हुई है और एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है। या ऐसी इनकम जो आपने एडवांस ले ली है, जो अगले पीरियड की इनकम है, उसको हमने इनकम से एक्सक्लूड करना है। एंड कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो ड्यूरिंग द ईयर हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, बट जब एडजस्टमेंट्स की जरूरत होगी, जब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उस वक्त उन एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो या उन रेवेन्यूज को हम रिकॉर्ड करते हैं। उस हवाले से जो पहली कैटेगरी थी, विच इज एक्सपेंसेस नॉट पेड, अनपेड, एक्रूड, पेएबल, आउटस्टैंडिंग, ये सारे मीनिंग्स आ रहे हैं इसमें। तो इसमें सिंपली वो एक्सपेंसेस जो आपने अदा ना किए हों और अब उनको रिकॉर्ड करना है, सिर्फ पेमेंट बेशक अगले साल होगी, लेकिन एक्सपेंसेस को इसी साल रिकॉर्ड होना है, तो इनकी एंट्री बनाना आसान होती है। हम एक्सपेंसेस को डेबिट कर लेते हैं और पेबल को क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ मैंने एक लाइन दी है, इस लाइन का मतलब है कि एक्सपेंस का नाम कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, तो नेम चेंज होगा, डेबिट और क्रेडिट में कोई चेंज नहीं है। आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करेंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंस है, एज वेल एज इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। एक्सपेंसेस की इंक्रीज को डेबिट लिखते हैं एंड लाइबिलिटी की इंक्रीज को क्रेडिट लिखते हैं। तो हमारी एंट्री हो गई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट। अब किसी जगह पेड अनपेड लिखा है, किसी में नॉट पेड लिखा है, किसी में अक्रूड लिखा है, इन सब के मीनिंग्स हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने अभी अदा नहीं किए। तो बहुत सिंपल एंट्री होती है। अगर कोई एंट्री नई बनानी है तो बनाना आसान होता है, पहले से बनी हुई है तो उसको सही करने के लिए सोचना पड़ता है। एंड द सेकंड पार्ट इसका अपोजिट है, रेवेन्यूज नॉट अचीव्ड, रिसीवेबल, अक्रूड, अनबिल्ड। अनबिल्ड की टर्म यूज होती है, या एक्सपेंसेस आपने रेवेन्यू से जनरेट कर लिए थे लेकिन अभी आपने बिल जनरेट नहीं किया, इसीलिए उसकी एंट्री नहीं बनी है, लेकिन उसको इसी पीरियड में रिकॉर्ड होना है, अनबिल्ड। यहाँ भी बड़ा आसान है, कलेक्शन नहीं हो रही है, रिसीवेबल अमाउंट है, तो वी कैन राइट रिसीवेबल डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट। रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट रेवेन्यू क्रेडिट, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन रेवेन्यू क्रेडिट। तो ये बिल्कुल फार्मूला एंट्री है। अदर इंफॉर्मेशन से ये डाटा हम कलेक्ट करेंगे और उसकी एंट्री बना देंगे। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं सोचना है, नई एंट्री बनाना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आसान होता है। अगर पहले से कोई एंट्री बनी हुई है तो उसको करेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। देन थर्ड एंट्री हमारी जो फार्मूला एंट्री है,
एक्सेप्ट के इसमें कैलकुलेशंस या अमाउंट डिफरेंट होती है, और वो अमाउंट को हम पढ़ेंगे जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग अकाउंटिंग पढ़ भी चुके हैं, आपने बताया था, तो डेप्रिसिएशन भी पढ़ा हुआ है, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट होते हैं, और उन मेथड्स से ये अमाउंट कैलकुलेट होती है। तो ये फिगर का चेंज आएगा, बट इनकम स्टेटमेंट में नॉर्मली ये अमाउंट गिवन होती है, फिगर गिवन होती है। तो आपकी एंट्री है, चूंकि एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होगा, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, बट इसके बदले में कैश नहीं जाने वाला है, क्योंकि एक्चुअली जो आपने बिल्डिंग, फर्नीचर या कोई मशीनरी खरीदी थी जिस पर ये डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी डिक्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की टर्म यूज होती है, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा असेट अकाउंट। कॉन्ट्रा असेट जो डिक्रीज इन असेट को शो करे, बट बैलेंस शीट में या असेट सेक्शन में ही इसे शो किया जाता है नेगेटिव। देन फोर्थ पार्ट था बैड डेट, डाउटफुल डेट या अनकोलेक्टेबल। अब इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। बैड डेट नॉर्मली जो आपके क्वेश्चन में आता है अगर, तो बड़ा सिंपल सा है, बट अगर इसको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो, या अगर ए लेवल्स ओ लेवल्स की बुक में देखें तो उसमें टैक्स का कंसेप्ट के साथ इनको बनाए गए हैं। तो जब हम टैक्सेशन को डिस्कस करेंगे आदि साहब, तो वो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बट याद रखिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सिर्फ वही बैड डेट एक्सपेंस अलाउ करता है कि जो एक्चुअली बैड डेट हो गए, यानी वो अनरिकवर्ड थे और आपने पूरी एफर्ट की कि मिल जाएंगे, वो अमाउंट आपकी डूब गई, अब नहीं मिलेगी, तो उसी को वो अलाउ करता है। जबकि ये जो एंट्री एडजस्टिंग होती है ये एक्चुअली प्रोविजन है। प्रोविजन है, पास्ट प्रैक्टिस को देखते हुए, कंपनी की पॉलिसी को बेस करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कितना बैड डेट इस साल का हम रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। जब बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, तो अलाउंस फॉर बैड डेट आल्सो इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ये डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल को शो करता है, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। तो अलाउंस फॉर बैड डेट क्या है, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट के, तो इसमें भी आपका कोई पेमेंट या कलेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। वैसे भी याद रखिएगा कि एडजस्टिंग एंट्रीज जितनी भी होती हैं, जितने भी टाइप्स की एडजस्टिंग एंट्रीज हो, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। कैश का मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस है, ये एडजस्टमेंट्स हैं। अगर किसी सवाल में कोई कैश की कोई ट्रांजैक्शन आती है तो एक्चुअली करेक्शन ऑफ एरर होता है, किसी एरर की करेक्शन करते वक्त तो कैश आ सकता है, बट एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो 6 टाइप्स की, उसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये बैड डेट का जो रेड मैंने किया है अमाउंट, इस अमाउंट के लिए फिलहाल मैं कुछ सिनारियोज बना रहा हूँ, और उन सिनारियोज की बेस पर आप एंट्री बनाएंगे। एंड अलहदा से एक पूरा चैप्टर अकाउंट रिसीवेबल का आता है, तो अगर आपके सिलेबस में है तो अकाउंट रिसीवेबल अलग पढ़ेंगे तो आप और समझ में आ जाएगा। तो केस वाइज में बात कर रहा हूँ। केस ए, केस ए में आपके पास दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक आपके पास ट्रायल बैलेंस होता है बिफोर एडजस्टमेंट, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। अगर आप पूरे साल का इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इस ट्रायल बैलेंस में पूरे 12 महीने का डाटा अवेलेबल होता है। पूरे 12 महीनों में जो आपने ट्रांजेक्शन किए उसके करंट बैलेंसेस आपको गिवन होते हैं। अगर आप क्वार्टरली बना रहे हैं तो क्वार्टर का डाटा अवेलेबल होगा, मंथली बना रहे हैं तो मंथ का डाटा अवेलेबल होगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीइंग का स्टूडेंट, मिक्स वगैरह की बुक्स हैं उसमें अक्सर मंथली इनकम स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, तो पेपर बनाने वाला कभी मंथली इनकम स्टेटमेंट देता है। नॉर्मली जो एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बनता है या ऑडिटेड अकाउंट्स जो होते हैं वो हमेशा साल के 12 मंथ्स पर कंप्राइजिंग होते हैं, वो चाहे जनवरी से दिसंबर का साल हो या जुलाई से जून। और पाकिस्तान का जो फिजिकल ईयर है वो जुलाई से जून ईयर है नॉर्मल, तो यहाँ पर जुलाई से जून हम लेते हैं। तो केस ए, दो तरह की इंफॉर्मेशन होगी, मैं दिखा भी दूं पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कोई सा भी इस रेफरेंस से देखो, एडजस्टमेंट का कंसेप्ट देने के लिए। वैसे तो आप सबको आइडिया होगा, पता होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम
इसको डिस्कस करने से पहले जब मैं डाटा लिखूं तो आपको आइडिया हो गया मैं क्या कह रहा हूँ। So you can see here, इसको बंद कर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देख लूं, इसमें लिखा है फॉलोइंग इज द समरी ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ मुदस्सर कंपनी फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर, या फॉर द ईयर अगर लिखा है एंडेड ऑन दिसंबर 31, बैलेंस किसी पर्टिकुलर डे का होता है तो इसलिए 31 दिसंबर 16 का डाटा है, तो इसका मतलब ये होल ईयर है आपके पास। और ये जो अकाउंट्स के नीचे हेडिंग्स के नीचे अमाउंट लिखा हुआ है एक्चुअली रिकॉर्डेड एंट्रीज हैं। आप पहले जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ये वो ट्रायल बैलेंस है। और जब आप 1 मंथ से दूसरे मंथ का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो पिछला बैलेंस उसमें कैरी ऑन होता है। और हमारे पास टोटल 5 हेड्स होते हैं, असेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। इसमें जो पहले 3 हेड हैं, असेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, इन हेड्स में जितने भी नाम आते हैं वो आइदर डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल कैश इन और आउट मुसलसल होगा, सप्लाईज खरीदनी यूज हो गई, फर्नीचर एक मरतबा आपने खरीद लिया। तो जितने असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं और ओनर्स इक्विटी है, उसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों हो रही होती हैं ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन्स, ड्यूरिंग द पीरियड। जबकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज में सिर्फ इंक्रीज होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज इंक्रीज होते जाते हैं। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल सैलरीज जो है वो 1 लाख पर मंथ है, तो पहला जो ट्रायल बैलेंस बनेगा जनवरी 31 का, उसमें 1 लाख की सैलरीज आ रही होंगी, फरवरी में 2 लाख हो गया, सो ऑन। तो जब दिसंबर में आते हैं तो ये 12 लाख शो कर रहा होता है। तो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू सिर्फ इंक्रीज हो रहे होते हैं जब तक आप उसके साथ एक प्रोसेस ना करें, जिसे हम एडजस्टिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और क्लोजिंग एंट्रीज का प्रोसेस ना करें, इसमें सिर्फ इंक्रीज है। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है आपके पास, जो गिवन है डाटा, ये यहाँ से यहाँ तक जो डाटा गिवन है, ये सारा का सारा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस का मतलब कि ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं, टी अकाउंट्स बन चुके हैं, जो लेजर में मौजूद हैं, और उनका बैलेंस है। पर एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट्स नीड सेटलमेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये वो आपके पास इंफॉर्मेशन है जो ट्रायल बैलेंस में शामिल नहीं है, और इसको हमें एडजस्ट करना है, ट्रायल बैलेंस में लेकर आना है। तो अगर इसको मैं देखूं तो जो पहला पार्ट है उसे मैं कहता हूँ ये रिकॉर्डेड एंट्रीज है, रिकॉर्डेड डाटा है। जो दूसरा पार्ट है जहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अनरिकॉर्डेड डाटा है। बट इसमें जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो एडिशनल डाटा में होती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं बाद में। साल खत्म हो गया दिसंबर 31 का, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाद में आती है, तो जनवरी में अगले 10-15 दिन में जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली तो समझ लें कि मैं अनयूजुअल एग्जांपल लेता हूँ कि एक रजिस्टर था जो 2016 का था, वो हमने हटाकर रख दिया और 17 पे हम अब काम कर रहे हैं, लेकिन ये एंट्री हम 2016 के रजिस्टर में जाकर लिखी गई। तो अब तो कंप्यूटर पे हम कर रहे होते हैं, तो एंट्री उस पीरियड में होगी, इस डेट को, दिसंबर 31 को। बट ये प्रैक्टिकली वो ये वर्क कब हो रहा है, 2017 में। एडजस्टिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने का जो प्रोसेस है, ये एक्चुअली 2017 में हो रहा होगा, जनवरी में। बट एंट्री जो रिकॉर्ड कर रहे होंगे उसकी डेट दिसंबर 31 2016 ही होगी, उसी पीरियड में इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो नीचे लिखी हुई है आपके पास, और इसको पढ़कर हम एंट्रियां बना रहे होते हैं। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा मैं लिखने जा रहा हूँ कि ये ट्रायल बैलेंस है, ये एडजस्टिंग डेटा है। अब ट्रायल बैलेंस टीबी लिख रहा हूँ तो ट्रायल बैलेंस का डाटा यानी रिकॉर्डेड डाटा, और अगर मैं एडी लिख रहा हूँ तो ये एडजस्टिंग डेटा है। अब आपको समझ में आ गया होगा इसको देखकर। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर एडजस्टमेंट है तो उसको मैंने एडजस्टिंग डेटा लिख दिया, और ट्रायल बैलेंस का मतलब टीबी है, चले पूरा लिख देता हूँ, ट्रायल
बैलेंस एंड एडजस्टिंग डेटा। तब ट्रायल बैलेंस में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होगी बैड डेट के हवाले से, एंड इसी तरह एडजस्टिंग डेटा में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी जो आपको करनी है। तो ट्रायल बैलेंस में आपके फॉर एग्जांपल गिवन है अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000, इसको हम कॉमन लगा लें 1,50,000 अकाउंट रिसीवेबल के सामने, देन अलाउंस फॉर बैड डेट 2,000। ये कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है ट्रायल बैलेंस में। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे, मैं आपकी वो पहले चैट वाला पार्ट ओपन कर लूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट में लिखा होगा या क्रेडिट में लिखा होगा? टाइप कर सकते हैं आप। अकाउंट रिसीवेबल असेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, मैं इसके आगे नहीं लिख रहा कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। एंड अलाउंस फॉर बैड डेट इज अ कॉन्ट्रा असेट अकाउंट। कॉन्ट्रा असेट, अगर ये कॉन्ट्रा असेट अकाउंट है तो ये डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल को शो करेगा। तो इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है, नॉर्मल बैलेंस, वो क्रेडिट होता है। एंड इन सम केसेस, इन सम स्पेशल केसेस, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर इसका डेबिट बैलेंस होगा तो इंडिकेट किया जाएगा कि ये डेबिट बैलेंस है। तो 3 कंडीशन है। नंबर 1, ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है 1,50,000, अलाउंस फॉर बैड डेट है 0। एडजस्टिंग डेटा में गिवन है बैड डेट एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। एंड ये जो 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है आपको कैलकुलेट करना है। एंड इन सम केसेस ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, फिगर दी हुई होती है। तो अब जो एंट्री बनेगी आपकी, ये वाली जो हमने लिखा था बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी। लेकिन फिगर क्या होगी कि आप बैड डेट एक्सपेंस को आप डेबिट करें तो आप लेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, देन 7,500 से आपकी एंट्री बन गई। तो केस ए, अलाउंस फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में मौजूद नहीं है। देन केस बी, जी एस्टिमेटेड होगा बिल्कुल। ये जो आपने मैंने इसीलिए कैलकुलेशन लिख दी थी मैंने, एस्टिमेटेड बैड डेट 5% था। मैंने कहा ना कि कोई ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। जब आप प्रोफेशनल अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ चूंकि इनकम टैक्स आपको अलाउ, प्रोविजन अलाउ नहीं करता, एक्सपेंसेस जो एक्चुअल हो गए वो अलाउ करता है। तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस इनकम टैक्स के प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे एग्जाम पेपर के, तो उसमें सम टाइम हम प्रोविजन को रिवर्स कर रहे होंगे और उसकी जगह वो ला रहे होंगे। उसको अभी फिलहाल इस स्टेज पर टच ना करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। केस बी, अब अलाउंस, ये केस बिल्कुल यही रख रहा हूँ मैं, एज इट इज रख रहा हूँ। सिर्फ मैंने अलाउंस फॉर बैड डेट 2,500 क्रेडिट। ये याद रखिएगा कि अलाउंस फॉर बैड डेट इज अ क्रेडिट अकाउंट, इट इज अ कॉन्ट्रा असेट अकाउंट। तो ये हमें नहीं भी लिखा हो ना कि अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट है तो हम उसे क्रेडिट ही मानेंगे। बट अगर डेबिट होगा तो वो आपको इंडिकेट किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा कि ये डेबिट बैलेंस है।
मैंने फिलहाल लिख दिया है क्रेडिट, नहीं भी लिखूं तो हम इसे अज्यूम करेंगे क्रेडिट बैलेंस। इन दिस सिचुएशन आपकी जो एंट्री है वो चेंज हो जाएगी। इसके लिए आपको एक वर्किंग करनी होगी। द वर्किंग इज बैड डेट एस्टिमेटेड 1,50,000 multiplied by 7.5%, sorry 5%, which is 7,500 निकाल चुके हैं। देन आप इसमें से लेस कर देंगे क्रेडिट बैलेंस, अलाउंस फॉर बैड डेट। The answer is 5,000. It is bad debt expense. Now your entry is 5,000. इट मीन्स कि अगर अलाउंस ऑफ बैड डेट का प्रीवियस बैलेंस मौजूद हो और वो क्रेडिट बैलेंस हो, तो देन आप क्या करते हैं कि उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उससे एंट्री बनाते हैं। एंड द थर्ड सिनेरियो, केस सी, नाउ वी हैव अलाउंस और बैड डेट का डेबिट बैलेंस। तो अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो देन उसी तरह से वर्किंग करेंगे, बट डेबिट बैलेंस को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। $2,500। अब जो एंट्री बनेगी आपकी वो बनेगी 10,000 से। तो वी हैव 3 केसेस, वन इज बैड डेट एस्टिमेटेड ऑन अकाउंट रिसीवेबल है, ये परसेंट में मैंने लिखा था, जरूरी नहीं कि परसेंट होती या फिगर भी हो सकती थी कि बैड डेट एस्टिमेटेड 7,500 या बैड डेट एस्टिमेटेड 10,000, जो भी अमाउंट है वो गिवन होगी, उस अमाउंट को कंसीडर करना है। फिर ट्रायल में देखना है जाकर कि ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ था। अगर ट्रायल बैलेंस में अलाउंस और बैड डेट का अकाउंट मौजूद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जो अमाउंट गिवन है उसकी एंट्री बन जाएगी। बट अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट मौजूद है तो डिफरेंस करके एंट्री बनाएंगे, और अगर डेबिट मौजूद है तो प्लस करने के बाद एंट्री बनाएंगे। आई होप के क्लियर होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कहीं जो एग्जांपल देता हूँ कि आप घर से निकल रहे हैं और आपने एक माइंड बनाया हुआ है कि आपकी जेब में, जब आप अपनी घर से निकले गाड़ी में, तो आपकी जेब में 5,000 रुपीज रहने चाहिए। तो अगर आपकी जेब में एक भी पैसा ना होता तो आप कितने लेते, घर से 5,000 लेकर निकलते हैं, जेब में रखते हैं। लेकिन अगर जेब में ऑलरेडी 2,000 मौजूद हैं तो फिर आपको 3,000 रखने होंगे, तो वो बी केस हो गया। और पहले था ही नहीं जेब में कुछ, तो पूरे 5,000 आपने लिए, तो ये ए केस था। एंड जब आप घर से निकलने लगे तो आपने कहा कि 5,000 आपको चाहिए जेब में, लेकिन याद आया कि किसी को 2,000 देने भी हैं, तो फिर घर से हम 7,000 लेके निकलेंगे। 5,000 अपने जो हमने रखने हैं और 2,000 किसी को देने हैं। तो ये जो डेबिट बैलेंस होता है ये एक्चुअली नेगेटिव बैलेंस होता है, क्योंकि अलाउंस और बैड डेट इनिशियली एक क्रेडिट अकाउंट है, बेसिकली क्रेडिट अकाउंट है, कॉन्ट्रासेट है। तो अगर इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उस सूरत में हम उस डेबिट को भी जीरो करना है और फर्दर उससे क्रेडिट में भी लाना है। तो अगर डेबिट में 2,500 है और मुझे क्रेडिट का बैलेंस 7,500 चाहिए, तो मैं 10,000 से क्रेडिट करूंगा तो 7,500।
अभी कंडीशन अराइज की होती है वो अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा, वो फिर हम अकाउंट रिसीवेबल में हम पढ़ेंगे कि अलाउंस और बैड डेट का डेबिट बैलेंस क्यों आ जाता है और क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है। ये बैड डेट था 4, देन कोई ज्यादा नीचे चलेगी क्या? अच्छा, उसी पे ओवरराइट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी 5, एंट्री नंबर, एडजस्टिंग एंट्री नंबर 5। ये हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये मैंने अपनी जैसे डाटा एक सिनारियो बनाकर ये फाइल में अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सिनारियो बनाकर मैंने कंडीशन समझाई है कि ये कंडीशन हो तो ये एंट्री बननी चाहिए, ये कंडीशन हो तो ये एंट्री बननी चाहिए। तो अभी हम कोई क्वेश्चन हल नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कंडीशन डिस्कस करें। तो डाटा मैंने अज्यूम किया था अपनी तरफ। ये जो 3 केसेस हैं बैड डेट के, ये मैंने अपनी तरफ से ये डाटा लिया था। मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया था पेपर में कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टिंग डेटा में क्या डिफरेंस था और वो है क्या, उसके लिए मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, पहले हम एंट्रीज को कंप्लीट करें। अब जो 2 एंट्रीज हैं इसमें ज्यादा सोचने का काम है, समझने का काम है। और ये एंट्री रिलेट करती है पहले प्री पेड एक्सपेंसेस या अनयूज्ड नॉट यूज्ड अनयूज्ड सप्लाईज। वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में किसी को पे कर दिए हो, या वो स्टेशनरी आइटम्स जो आपने खरीद कर रख लिए हो और वो अभी इस्तेमाल नहीं हुए। इसके लिए बार जगह अनएक्सपायर्ड भी लिखा होता है। ओरिजिनल टर्म सी चूंकि प्रीपेड है तो अनएक्सपायर्ड में बाद में लिख देंगे। अब जैसा कि नाम से जाहिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपने कुछ पेमेंट की हुई है ऑलरेडी ही, तो जब आपने पेमेंट की होगी तो कोई एंट्री बनाई होगी। बगैर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए जर्नल एंट्री बने बगैर कोई पेमेंट नहीं हो सकती। इससे पहले वाले केस में पेएबल था, हमने दिया ही नहीं था इसलिए एंट्री नहीं बनी थी, आपने एंट्री को रिकॉर्ड किया था। और अब हम बात कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस जो आपने किसी को एडवांस दिया। कोई आपसे सैलरी एडवांस ले गया है, आपने इंश्योरेंस पूरे साल का पे कर दिया एडवांस में, आपने प्रॉपर्टी का रेंट पे कर दिया 3 महीने का 6 महीने का जो भी हो। तो कोई भी एक्सपेंस जो आपने एडवांस में दिया, तो जब आपने पेमेंट की होगी तो पेमेंट करते वक्त कोई एंट्री बनाई होगी। आपने पेमेंट करते वक्त हमने कोई एंट्री बनाई होगी। तो अब इस पर डिपेंड करता है कि पेमेंट करते वक्त आपने क्या एंट्री बनाई थी। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो अमेरिकन बुक्स हैं या क्वेश्चंस आपके आते हैं ज़्यादा, उसमें एक ही एंगल से इसको देखा जाता है। लेकिन जो पाकिस्तानी सिनारियो में क्वेश्चंस आते हैं वो 2 एंगल से आ रहे होते हैं। तो मैं पहले नॉर्मल क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो जब आप कोई पेमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल पेड रेंट फॉर 3 मंथ, और ये 3 मंथ है आपके दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, 3 लाख 1 लाख पर मंथ। तो आपने एंट्री बनाई होगी प्रीपेड रेंट डेबिट 3 lakhs। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपकी एंट्री बनी होगी, कब पेमेंट किया, 1 नवंबर को किया आपने, फर्स्ट नवंबर 1 को आपने पेमेंट किया प्री पेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, और
ये जो रेंट पे गया पेड 3 months रेंट। अभी 3 मंथ कौन कौन से आपके? नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। पेमेंट करते वक्त आपने इसकी एंट्री बनाई थी नवंबर 1 को 3 लाख, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। बट इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो अक्रूवल सिस्टम से, तो दिसंबर तक 1 साल आपका कंप्लीट होता है, जनवरी नेक्स्ट ईयर में चला गया। लेकिन चूंकि एंट्री में आपने प्रीपेड रेंट 3 लाख लिखा है, तो ये 3 लाख का 3 लाख ही ट्रायल में शो हो रहा होगा, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगी जब तक आप कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। तो दिसंबर 31 का जो ट्रायल बैलेंस है, हमें वापस आ गया ट्रायल बैलेंस एंड लीजिंग डेटा, इसलिए मैंने पहले लिखा था, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो टाइप में कम करना पड़ता है मुझे। ये ट्रायल बैलेंस है, ये एट दिसंबर 31, यहां पर आपका प्रीपेड रेंट शो कर रहा है 3 लाख। अब आप खुद मुझे बताइए कि ये जो 3 लाख का रेंट है प्रीपेड, ये अब प्रीपेड 3 लाख रहा है या खत्म हो गया होगा? क्योंकि नवंबर और दिसंबर गुजर गए, तो अब ये रेंट 3 लाख का एडवांस नहीं रह गया, एडवांस रहा है सिर्फ 1 लाख का। बाकी 2 लाख इसमें से एक्सपायर हो गया है, 2 लाख एक्सपायर हो गया है। नवंबर और दिसंबर गुजर चुका है। 31 दिसंबर को आपका ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है प्रीपेड रेंट 3 लाख। तो अदर इंफॉर्मेशन में आपको बताया जाएगा कि ये जो प्रीपेड रेंट है, इसमें से कितना एक्सपायर हो गया है या कितना बच गया है, और उसकी बेसिस पे आपको एंट्री बनानी है। फॉर एग्जांपल, स्टेटमेंट 2 हो सकते हैं, प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड, वो जो एडवांस था उसमें से 2 लाख एक्सपायर हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट इसी जगह पर ये हो सकता था कि प्रीपेड रेंट इज 1 लाख। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट आपके पास आ रहा होगा, प्रीपेड एंड एक्सपायर्ड या प्रीपेड रेंट 1 लाख। यानी आप या तो आपको खर्चा बताया जाएगा या ये बताया जाएगा कि एडवांस कितना रह गया है। दोनों सूरतों में आपको एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, ऐसी एंट्री बनाने के बाद प्रीपेड रेंट 1 लाख रह जाए और एक्सपेंस 2 लाख हो जाए। तो उसके लिए जो एंट्री बनेगी, पहले मैं एंट्री लिख दूं फिर दोबारा डिस्कस करता हूँ। एडजस्टिंग एंट्री, रेंट एक्सपेंस डेबिट, अब मैं रेंट का वर्ड यूज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि रेंट हो, इसकी जगह सैलरी हो सकता है, इसकी जगह इंश्योरेंस हो सकता है, कोई भी खर्चा हो सकता है, नाम बदलेगा। तो आइदर स्टेटमेंट ए दिया हुआ हो या स्टेटमेंट बी दिया हो, दोनों सूरतों में आपको एंट्री बनानी है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। याद रखिए कि हमारा जो पर्पस एडजस्टमेंट का है वो ये है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड हो जाए और एडवांस कम हो जाए। तो हमें ट्रायल बैलेंस पे फोकस करना है। ट्रायल बैलेंस रिकॉर्डेड एंट्री है, डेटा रिकॉर्ड हो चुका है, तो ट्रायल बैलेंस में अगर प्रीपेड लिखा हुआ था तो डिक्रीज इन प्रीपेड हो रहा है, एडवांस कम हो रहा है, और एडवांस एसेट है, इसकी डिक्रीज क्रेडिट होती है। और एक्सपेंस को डेबिट करना है क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड होने जा रहा है। तो एक्सपेंस जब भी रिकॉर्ड होने जाएगा अपने ओरिजिन पर आएगा, और एक्सपेंस बाई नेचर डेबिट होता है, तो रेंट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और प्रीपेड रेंट को क्रेडिट करेंगे। अगर आप उल्टी एंट्री बना देते हैं, प्रीपेड रेंट डेबिट करते और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट करते, तो रेंट प्रीपेड जो एडवांस दिया था वो बजाय कम होने के बढ़ जाता। 3 लाख पहले था, 2 लाख और हो जाते, तो 5 हो जाते। नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि रेंट एक्सपेंस एक एक्सपेंस अकाउंट है,
एडजस्टमेंट के बाद हर अकाउंट अपने ओरिजिन पर होता है। डेबिट अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, इसीलिए रेंट एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस आना चाहिए। तो अगर आप उल्टी एंट्री बना देंगे तो रेंट एक्सपेंस में क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, जो कि बाय रूल्स गलत है। तो वहीं समझ जाना चाहिए कि हमने एंट्री गलत बनाई है। पहली बात डेबिट क्रेडिट के हवाले से। तो एज अ लेमैन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ट्रायल में लिखा हुआ है वो क्रेडिट होता है। तो ट्रायल में प्रीपेड रेंट लिखा है तो मैंने प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर दिया, एंड एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। अब अमाउंट 2 लाख क्यों लिए? क्योंकि आप डेबिट किसको कर रहे हैं? एक्सपेंस को। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करना है। और एक्सपेंस कितना है एक्चुअली? अगर 3 लाख में से 1 लाख एडवांस बाकी रह गया तो 2 लाख एक्सपेंस हो गया होगा। तो हमेशा एक्सपेंस की एंट्री बननी है। जिस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं आपको सोचना है कि इसको डेबिट करने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए। और डिक्रीज का प्रोसेस हमेशा, जो अकाउंट पहले डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो सकता है, लेकिन मैं इसको बाद में रिपीट करता हूँ। पहले याद रखिए, प्रीपेड असेट है, कोई भी प्रीपेड हो। ये प्रीपेड रेंट था, प्रीपेड इंश्योरेंस असेट अकाउंट है, और असेट की नेचर डेबिट होती है। इसी तरह से एक्सपेंस लिखा है मैंने, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, ये तमाम एक्सपेंसेस अकाउंट है, इनकी नेचर भी डेबिट होती है। तो जब भी कोई एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब भी आएगा वो हमेशा डेबिट में आएगा, बाद में वो क्रेडिट हो सकता है। जैसा कि कैश अगर आपके जेब में आएगा पहले, फिर आप किसी को पे कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपके पास 100 और आप किसी को 101 जेब से निकाल के देते, पॉसिबल ही नहीं है। तो मिस्टेक करेंगे तो गलत बैलेंस आएगा, वरना कभी नहीं आएगा। इसको एक और अंदाज में बात करता हूँ। मैंने आपको फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये दिए कि इसमें से ये काम करके आई, ये खर्चा करके आई। आप वापिस आते हैं तो वापिस आकर आपने कहा कि जनाब मैं 3,000 रुपये खर्च कर कर आया हूँ, तो बात तो सही है। लेकिन अगर आप कहते कि जी मैं 2,000 बचा लाया हूँ, तो क्या गलत बात थी? दोनों स्टेटमेंट सही थे ना। एक में आपने कहा कि 3,000 खर्च हो गए, और दूसरा स्टेटमेंट आपने ये दिया कि मैं 2,000 बचा कर लाया। दोनों सूरतों में मुझे एंट्री एक्सपेंस की बनानी है। तो जब आप कहते हैं ना कि मैं 2,000 बचा कर लाया हूँ, तो मैं वो 2,000 की एंट्री नहीं बनाता, मैं ये देखता हूँ कि एक्सपेंस में खर्च कितना हुआ होगा, तो एक्सपेंस की एंट्री बनाई। वही कंडीशन है, क्योंकि यहाँ ट्रायल बैलेंस में जो पहला स्टेटमेंट है प्रीपेड एंड एक्सपायर्ड, खर्च हो गया 2,000, जब क्लियरली लिखा है खर्चा कितना है तो 2 लाख, तो मैंने आसानी से बना लिया। लेकिन अगर केस बी होता तो फिर मुझे सोचना पड़ता कि एक्सपेंस कितना है। तो कहता पहले एडवांस 3 लाख था, अब एडवांस डिक्रीज होकर 1 लाख रह गया, तो अंडरस्टूड है कि इसमें से 2 लाख एक्सपेंसेस हो गए होंगे। तो ये थोड़ी सी लॉजिक होती है, अभी करेंगे तो। और यहाँ पर इस एंट्री में और इसके बाद वाली एंट्री में स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन कंसेप्चुअली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ लास्ट डिस्कशन के लिए, नंबर 6। एंड बल्कि मुझे कॉपी नहीं करना था, लिखना ही पड़ेगा सारा। इसका अपोजिट है अनअर्न्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अपोजिट है पेड इन एडवांस का। अनअर्न्ड या रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है बाय नेचर। अनअर्न्ड रेवेन्यू इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बाय ओरिजिन क्रेडिट होती है। एंड लाइबिलिटी जो आपने एडवांस लिया किसी काम के लिए, जब उस काम को आप अंजाम दे देंगे और जो काम कंप्लीट कर लेंगे, तो वो जो लाइबिलिटी एडवांस था वो एडवांस नहीं होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा इनकम में, यानी रेवेन्यू बन जाएगा। एंड रेवेन्यू भी बाय नेचर क्रेडिट होती है। तो यहाँ जो डिक्रीज का प्रोसेस है, अगर कोई जो आइटम डिक्रीज होगा वो हमेशा डेबिट होगा। एक्रूड इनकम ये नहीं है बेटा मरियम, एक्रूड इनकम रिसीवेबल को कहते हैं। वो सबसे पहली वाली एंट्री मैंने कराई थी पिछली क्लास में। एक्रूड इनकम का मतलब है कि आमदनी हो गई आपकी, राइट आपका क्रिएट हो गया, कलेक्शन नहीं हुई है। और अनअर्न्ड इनका मतलब ये है कि आपने किसी से पैसे ले लिए हैं लेकिन अभी उसका काम नहीं किया। आई होप क्लियर हो गया होगा। जिस तरह एक्रूड एक्सपेंसेस पेबल को कहते हैं, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस में एडवांस दिया है, इसी तरह से एक्रूड इनकम का मतलब है रिसीवेबल, और किसी से एडवांस लिया है तो अनअर्न्ड।
क्लियर हो जाया करे तो कम से कम मुझे कोई साइन से पता लग जाना चाहिए। एक्रूड से समझ लीजिए, एक्रूड में आइदर पेमेंट नहीं आई या पेमेंट नहीं की। अगर नहीं की है तो हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, और पेमेंट नहीं आई है तो इसका मतलब है कि हम इनकम की बात कर रहे हैं। एक्रूड का वर्ड जब भी आएगा वो एडवांस लिया नहीं है, देना बाकी है, पेबल के लिए आएगा या रिसीवेबल के लिए आएगा। जी एग्जैक्टली, कैश नहीं मिला। अनएंड का मतलब है आपने कैश ले लिया है। तो अगेन आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है, ये वाला तो हम कॉपी कर ही सकते हैं। unearned fees revenue, unearned fees revenue। अब किसी से आपने एडवांस लिया था कभी, उस एडवांस में से कितना अर्न हो गया, तो अगेन यहाँ भी दो स्टेटमेंट हो सकते हैं। unearned fees revenue, अनअर्नड फीस रेवेन्यू 5000। ये कभी कभी होता है नेट की वजह से आवाज अप एंड डाउन हो जाती है, कभी कभी मैं टाइप कर रहा होता हूँ तो मैं माइक को हाथ से रख देता हूँ, तो इस वजह से भी होता है। और इसका जो बी रिक्वायरमेंट है, अभी इसको मैं यहाँ से लिख नहीं रहा हूँ। अनअर्न्ड फीस रेवेन्यू, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये वाली है, जबकि ओरिजिनली 20,000 का आपने एडवांस लिया था, आज हमें मालूम हुआ कि इसमें एडवांस सिर्फ 5,000 रह गया है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हो रही है। वो जो एडवांस लिया था आपने 20,000, इसमें से 5,000 रह गया है। इसका मतलब है कि 15,000 की रेवेन्यूज अर्नड हो गई, 15,000 की आपने इनकम जनरेट कर लिया। तब आपकी जो एंट्री है, फाइल को सेव करते हुए जाएं, साथ साथ हम लिखेंगे अनअर्न्ड फीस रेवेन्यू डेबिट 15,000, फीस रेवेन्यू लिख दें या फीस अर्न लिख दें की बात है, डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। फीस रेवेन्यू, तो अगेन डिक्रीज इन लायबिलिटी है, ऐसी अमाउंट से एंट्री बनानी है कि जो अनअर्न्ड रेवेन्यू 20,000 था क्रेडिट में, उसका क्रेडिट बैलेंस 5,000 रह जाए। तो उसके लिए आप उसे 15,000 से अगर डेबिट कर दें, यानी डिक्रीज कर दें, तो उसका जो बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस, वो 5,000 रह जाने वाले। लेकिन यही स्टेटमेंट इस तरह भी हो सकता था, फीस अर्न 15,000, आपको डायरेक्ट बता दिया जाता कि इस एडवांस में से कितनी आमदनी हो गई है। क्योंकि मुझे इनकम को रिकॉर्ड करना है, तो मुझे ये जानना है कि इनकम कितनी है। तो अगर क्वेश्चन में बता दिया जाए कि इनकम कितनी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसी अमाउंट से बना देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि इनकम कितनी है, बल्कि ये बताया जाए कि कितना एडवांस बाकी रह गया है, तो देन आपको उनका डिफरेंस लेना होता है, देखना होता है कि इसमें से कितनी इनकम अर्नड हो गई है। तो ये 6 टाइप की एडजस्ट एंट्रीज होती हैं। एंड ट्रेडिंग बिजनेस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी दी हुई होती है। ये बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, जावेद साहब, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसे हम करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। तो अभी हम चूंकि बैलेंस शीट पर नहीं गए थे, तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था।
चूंकि हमने बेस से शुरू किया, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस की बात की थी, तो अब ये एंट्री आपको, ये 6 एंट्रीज होती हैं। इसके अलावा एडजस्टिंग डेटा में हमें पता है कि 3 टाइप्स के बिजनेस होते हैं, सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो अगर आपका सर्विस बिजनेस है तो ये सारी एंट्रीज सर्विस बिजनेस में हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कॉस्ट अकाउंटिंग में पड़ेंगे। एंड अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो ये सारी 6 की 6 एंट्रियां ट्रेडिंग बिजनेस भी होती हैं। और एडजस्टिंग डेटा में एक और आइटम दिया होता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। इसे हम कहते हैं क्लोजिंग। याद रखिए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग जरूर दी हुई होती है, मगर इसकी एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनती है। इसकी एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनती है, बल्कि ये पार्ट ऑफ क्लोजिंग एंट्री होता है। इसे हम डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाते हैं। तो जिन्होंने भी पहले पढ़ा होगा तो वो अपनी करेक्शन कर लें कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पार्ट ऑफ एडजस्टिंग एंट्री नहीं है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग नहीं आएगी। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां इसका यूज होगा, और जब हम क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे तो वहां इसका यूज होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस था, तो आपको खुद भी पता होना चाहिए ये प्रैक्टिस, कि ट्रायल बैलेंस का जो डाटा आपको गिवन है, इस डाटा में कहीं भी आपको नहीं बताया कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है। फॉर एग्जांपल, कैश गिवन है, स्टोर सप्लाईज, फर्नीचर, इंश्योरेंस, ये सारे डेबिट बैलेंस है। फिर लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये कॉन्ट्रा सेट है, क्रेडिट बैलेंस है। देन अकाउंट पेबल क्रेडिट है, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, वेजेस, सेल्स रिटर्न एंड कमर्शियल एक्सपेंसेस, ऑल डेबिट बैलेंसेस। ये सब जब आता है, जब आप जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस की खूब प्रैक्टिस करके रखते हैं तो आपको पता होता है, रूल्स याद होते हैं, तो आपको पता होता है अकाउंट सिबल, प्रीपेड रेंट, दोनों के दोनों डेबिट बैलेंस है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर क्रेडिट है, प्लांट एंड मशीनरी असेट है डेबिट, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, एंड ड्राइंग इज अ कॉन्ट्रा कैपिटल है, डिक्रीज इन कैपिटल है, ये डेबिट बैलेंस होगा। देन सैलरीज एक्सपेंस, परचेजेस, परचेज रिटर्न, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑल आर डेबिट बैलेंसेस। तो ये आपको अगर नहीं पता होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी बैलेंस शीट को टैली करने में। तो लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट नीड्स सेटलमेंट्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड टू शो द ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल। ये आपके पास एंट्रीज दी हुई हैं। बेस्ड अपॉन अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो अगेन मैं तो चूंकि आपसे सारी एडजस्टिंग एंट्रीज डिस्कस कर ली हैं, तो कुछ मैं आपको एडजस्टिंग एंट्रीज का मटेरियल सेंड करूंगा, और कुछ हम यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ मिल सकें प्रैक्टिस के लिए, वो बेशक प्रैक्टिस कीजिए। एंड ये जो पेपर्स है हमारे पास, खासतौर पर इनमें जहाँ जहाँ एंट्रियाँ मौजूद हैं उनकी प्रैक्टिस आप कीजिए एडजस्टिंग एंट्रीज की। एडजस्टिंग एंट्रीज करेक्ट होंगी तो आगे प्रोसेस सही होगा। मिस्टेक करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने में तो वो मिस्टेक कैरी ऑन होगी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वो मिस्टेक कैरी ऑन होगी, इनकम स्टेटमेंट में वो मिस्टेक कैरी ऑन होगी, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले लिखा है क्लोजिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूड 35,000। तो क्लोजिंग जो मर्चेंडाइज है इसकी कोई एंट्री नहीं बनती एडजस्टिंग, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो नंबर 2 की एंट्री बनेगी, और मैं इसको 2 से पहले वापस आ जाता हूँ, मैं मिस कर गया इसको डिस्कस करना। तो ये जो हमने प्रीपेड लिखा है, ये वाले, ये एक्सपेंसेस में मैंने सब अनयूज सप्लाईज भी लिखा था। तो अनयूज सप्लाईज या सप्लाईज इन्वेंट्री की नेचर बिल्कुल जिस तरह प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है, ये मैंने अभी डिस्कस किया ना बेटा कि कभी कभी आवाज लो होती है, हालांकि स्पीकर मैंने माइक मेरे मुंह से लगा हुआ है,
बट ये नेट की प्रॉब्लम कभी मेरी तरफ से आएगी, कभी आपकी तरफ से आएगी, तो ये थोड़ा बहुत हो जाता है। तो अब आई होप के सही हो गया होगा। तो अप एंड डाउन होता रहता है। तो मैं बात कर रहा था प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनयूज सप्लाईज, नेचर एक ही है, दोनों असेट हैं। दोनों असेट, सप्लाईज के साथ अगर एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ है तो वो असेट है, और अगर सिर्फ सप्लाईज लिखा है, सप्लाईज इन्वेंट्री, सप्लाईज ऑन हैंड, तो उसका मतलब एसेट है। सप्लाई एक्सपेंस, सप्लाई यूज्ड, इट मींस एक्सपेंस है। तो जो हमने रूल अप्लाई किया प्रीपेड एक्सपेंसेस का, वो सेम रूल अप्लाई होगा सप्लाईज पर भी। अब आपको सी इंक्रीज बनानी है। द फर्स्ट एंट्री, स्टोर सप्लाईज ऑन हैंड। स्टोर सप्लाईज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर 1500। जैसे ही हम कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पढ़ेंगे, देखिए मैंने वहाँ कैटेगरीज लिखी हुई हैं, तो उनमें से कुछ कैटेगरीज को मुझे ट्रायल में जाकर देखना है और उसके साथ एडजस्ट करना है, और कुछ में मुझे जरूरत नहीं होती। तो यहाँ लिखा है स्टोर सप्लाईज, तो ये प्रीपेड वाला केस है। तो हमें ट्रायल में देखना होगा कि ट्रायल में हमने क्या रिकॉर्ड किया। वी कैन सी हियर स्टोर सप्लाईज, ट्रायल में असेट रिकॉर्ड हुआ है स्टोर सप्लाईज 5000। ये ओल्ड इंफॉर्मेशन है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये कहती है कि एंड ऑफ द ईयर अब आपके पास 1500। बेशक आपने स्टेशनरी खरीद कर रखी होगी 5000 की, लेकिन वो इस्तेमाल होती रही। तो आज जब आपने देखा स्टोर में, काउंट किया उसको, तो 1500 का सामान मौजूद है। तो अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। आप देखिए ट्रायल बैलेंस में सप्लाईज रिकॉर्ड में मौजूद है, यानी असेट का रिकॉर्ड हुआ है, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड में नहीं है। तो हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। और मैंने कहा भी था कि जब डिक्रीज होती है असेट में तो क्रेडिट होता है। तो चूंकि वो 5000 से 1500 पर आ रहा है, तो आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री है वो बनेगी सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। एंट्री नंबर 2 है। एंड सप्लाईज क्रेडिट, and the amount 5000 and 1500, the difference is 3500। जी, ये एंट्री क्लियर है। ये मैंने 2018 का क्वेश्चन सामने रखा हुआ है। अगर आपको, मुझे भी बार बार स्विच करना पड़ रहा है, तो आपके पास भी मैंने शेयर किए थे आपके साथ पेपर्स एक दफ़ा। तो अगर आप अलग से 18 का अपने मोबाइल पर खोल लें, या अगर प्रिंट है तो देखते जाएं। एंट्री नंबर 2 है स्टोर सप्लाईज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ ईयर इज 1500। ओरिजिनली 5000 की थी, आज मालूम हुआ कि 1500 है, तो इसमें से हमने 3500 की एंट्री बना दी। नाउ एंट्री नंबर 3 है, इट इज नोटिस्ड दैट प्रीपेड रेंट amounting rupees 9240 was expired during the year। तो जाके आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं, कहीं पर इंश्योरेंस लिखा हुआ था। ये देखें इंश्योरेंस, इसके साथ एक्सपेंस नहीं लगा हुआ है, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, सॉरी प्रीपेड रेंट की हम बात करें अभी। यहाँ आप देख सकते हैं प्रीपेड रेंट दिया हुआ है 11240 असेट है। इसमें से कितना एक्सपायर हुआ वो उसने बता दिया कि 9240 वाज एक्सपायर्ड, एक्सपेंसेस बता दिया है। पिछली एंट्री में और इस एंट्री में यही डिफरेंस है। पिछली एंट्री में आपको एक्सपेंस बताया नहीं था, हमने डिफरेंस से मालूम किया था। और इस केस में
बता दिया गया कि कितना एक्सपायर्ड है, तो अब मुझे डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको 5000 रुपीज दिए खर्चा करने के लिए, और आपने आकर मुझे हिसाब देना है, तो आपने आकर बताया कि जी 2000 बच गए, तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया कि हाँ ये 3000 खर्च हो गए होंगे। और आपने आगे अगर ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया कि 3000 खर्च हो गए, तो फिर मुझे डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत मुझे एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की। तो इस केस में 9240 एंट्री नंबर 3, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट, and the amount is 9240. यस, 9240 एक्सपेंस होगा। थ्री के बाद हम जाते हैं 4 पर। 4 में लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस इज वैल्यूड 1500 एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो आप देख सकते हैं इंश्योरेंस था 8500 ट्रायल में, आज हम कहते हैं कि इसमें से 1500 हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है। जी, क्या एंट्री बननी चाहिए? अभी इससे पहले भी आप लोगों का आंसर आया था, इस केस में क्या आंसर होगा? 1500 प्रीपेड है, एंट्री कैसे बनाऊं, एंट्री में क्या लिखूं? अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर कि इंश्योरेंस के आगे नहीं लिखा कि ये एक्सपेंस है, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, और ना ही इंश्योरेंस के आगे प्रीपेड लिखा है। तो अब हम इसको क्या समझें? ये 8500 इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इसको हम क्या ट्रीट करें, एसेट या एक्सपेंस? भूल जाइए नीचे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो इट डिपेंड्स, जब इसके अगर ये लिखा होता ना इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो एंट्री की नेचर बदल जाती है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एसेट लिखा हुआ है, जिस तरह सप्लाईज लिखी हुई है, स्टोर सप्लाईज, फर्नीचर, इसी तरह से लिखा है इंश्योरेंस। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये एसेट लिखा हुआ है। तो अब आपकी एंट्री क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए 7000 का एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को हमने एसेट ट्रीट किया, ये मैं रेड कर रहा हूं, इसको समझना है इसी तरह से। इट डिपेंड्स कि ये जो आपने एंट्री यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है इंश्योरेंस, इसको मैं क्या समझूं? इसके साथ ना इन्होंने प्रीपेड लिखा है और ना ही इसके साथ इन्होंने एक्सपेंस लिखा है। लेकिन नॉर्मली जो इंश्योरेंस दिया जाता है वो एडवांस में दिया जाता है, तो इसलिए उन बेसिस पर मैंने अज्यूम किया कि ये एसेट लिखा हुआ है, यानी ये प्रीपेड इंश्योरेंस को शो कर रहा है। और चूंकि ये प्रीपेड इंश्योरेंस को शो कर रहा है, तो मैंने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया। अब आ जाइए आउटस्टैंडिंग सैलरीज। याद रखिए कि वो प्रीपेड और अनएर्न्ड, ये वो दो एंट्रीज होती है जिसको हमें, या सप्लाईज एक ही बात है, इनको हमें ट्रायल बैलेंस में भी जाना होता है, देखना भी पड़ता है कि क्या हुआ।
बाकी जो कल लास्ट क्लास में हमने पहली 3 एंट्रीज देखी थी, उसमें हमें ये सब नहीं करना पड़ता, हम सिंपली एंट्री बना देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको, ये सबसे पहले हमने जब पढ़ा था इनको, एंट्रीज को स्टार्ट किया था, तो हमने लिखा था एक्सपेंसेस नॉट पेड, अनपेड, एक्रूड, पेबल, आउटस्टैंडिंग। तो हम सिंपली डेबिट क्रेडिट क्या करना है और अमाउंट क्या लिखनी है, यहाँ क्लियरली मैंने आपको लिख कर बताई थी। यही काम हम करने जा रहे हैं एंट्री नंबर 5 में। सैलरीज आउटस्टैंडिंग लिखा है, यानी वो सैलरी जो आपने पे नहीं की 3000, तब आपकी एंट्री क्या होगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरीज पेबल क्रेडिट। और इसके लिए मुझे ट्रायल बैलेंस में जाकर नहीं देखना है, कोई प्लस माइनस नहीं करना है, जो फिगर दी हुई है एडजस्टिंग डेटा में सिर्फ उसकी एंट्री बना दूंगा। ये बिल्कुल वही बात है कि जो पहले से मौजूद नहीं था उसको रिकॉर्ड करना आसान है, जिसको आपने पहले कभी रिकॉर्ड कर लिया था उसको करेक्ट करना है, एडजस्ट करना है, तो एंट्री के लिए सोचना पड़ता है। सिंपल एंट्री हो गई। इसके बाद देखिएगा लास्ट है डेप्रीसिएशन is charged at the rate of 10% for plant and machinery and 7% on for furniture। तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी जो है यहाँ पर कहीं दी हुई होगी, कैश दिस, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी 45,000 की है, 45,000 की प्लांट एंड मशीनरी। तो अब आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 4,500 से, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट होगा 4,500 से, 45,000 का 10%। एंट्री नंबर 6। तो डेबिट में बाद में लिखता हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ एक्यूमुलेटेड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैंने पहले लिखा हुआ डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 4,500, एंड सेकंड आपका 7% है फर्नीचर पर, तो फर्नीचर हमारे पास है 7,600, 7,600 का 7%, ये बनता है 456। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर, और दोनों को अगर प्लस कर लें, ये बन गया आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation on plant and machinery and accumulated depreciation on furniture। याद रखिए कि accumulated depreciation हर असेट का अलग से रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंसेस को हम मर्ज कर लिख सकते हैं, लेकिन आजकल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, तो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग जब हम जहाँ करें वहाँ एक्सपेंस भी वो अलग अलग रिकॉर्ड हो रहा होता है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में फिर वो फॉर्मेट फार्मूले के जरिए और प्रोग्रामिंग के जरिए इकट्ठा होकर आ जाता है, रिकॉर्ड अलग अलग हो। फिर अगेन डिपेंड करता है, यहाँ तो एक समरी क्वेश्चन है, डिपेंड करता है कि वो इक्विपमेंट फैक्ट्री का है तो वो फिर जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री का अगर डेप्रिसिएशन होता है तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होता, वो फैक्ट्री ओवरहेड रिकॉर्ड होता है। सेलिंग एक्सपेंसेस का है तो सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है। तो इसीलिए यहाँ एक समरी क्वेश्चन है, तो अभी सिंपलिसिटी में याद रखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यही बनेगा, ठीक है। तो ये सारी एडजस्टिंग एंट्रीज थी इसमें, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद उन्होंने कहा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएं। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के लिए आपको ये जो डाटा दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का, यही डाटा आपको कॉपी करना होगा और इसमें चेंज लानी होगी। अभी मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, फिर मैं आप, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कैश में कोई चेंज नहीं है, कैश को एज इट इज ले लेंगे,
स्टोर सप्लाईज ऑफ 5000 नहीं आने वाली, स्टोर सप्लाईज को 5000 नहीं लेना है, स्टोर सप्लाईज अब आप लेंगे 1500। और जब स्टोर सप्लाईज को 1500 लेंगे तो एक नया अकाउंट हमने खोला है, स्टोर सप्लाई एक्सपेंस 3500, वो इसमें नया ऐड हो जाएगा। तो जो नए हेड हैं जो पहले से मौजूद नहीं है वो नए शामिल होंगे, और जो पहले से मौजूद है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगी। इंश्योरेंस हमारा 8500 नहीं रहेगा, 1500 रह जाएगा, और इसकी जगह 60,000 रुपये का एक्सपेंस नया आ गया। फिर आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से एक नया अकाउंट आ रहा है। अक्यूमुलेटेड डेफिनेट प्लांट मशीन 9000 था, 9000 में 4500 ऐड हो गया। अकाउंट पेबल नो चेंज, सेल्स रेवेन्यू नो चेंज, एडवर्टाइजिंग नो चेंज, वेजेस में नो चेंज, सेल्स रिटर्न में नो चेंज, कमर्शियल एक्सपेंस में नो चेंज, अकाउंट रिसीवेबल नो चेंज। लेकिन प्रीपेड रेंट की आपने एंट्री बनाई है, तो प्रीपेड रेंट कम हो गया, इसमें से 9242 कम हो गया था, और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया 9240, इसके दो हिस्से हो गए इसी के। अक्यूमुलेट डेफिनेट 1520 में ऐड हो जाएगा नई एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी नो चेंज, कैपिटल ड्राइंग सैलरीज 9500 प्लस 3000। तो अगर ये प्लस होगी तो इसके साथ साथ सैलरी पेबल एक नया अकाउंट आ गया। परचेज में कोई चेंज नहीं है, रिटर्न ओपनिंग। अब जो ट्रायल बैलेंस है वो कहलाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और एडजस्ट ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये ट्रायल टैली है पहले वाला, मुझे आप में से किसी स्टूडेंट ने, मुझे नहीं पता आज क्लास में है या नहीं है, एक क्वेश्चन मुझे सेंड किया कि ये टैली नहीं हो रहा, तो मैंने उसको चेक किया तो उसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन का डाटा किसी ने दिया था उनमें, तो ओरिजिनल ट्रायल में ही 31,000 का फर्क था। तो जब ओरिजिनल इसी डाटा में अगर डिफरेंस है तो आप लगे रहेंगे वो टैली नहीं होगा। तो हमेशा चेक कर लिया करें कि आपको जो डाटा दिया हुआ है उसका ट्रायल टैली है या नहीं। अब आपने क्या करना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो मैं आपको कुछ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट शो कर रहा हूँ। इसमें तो हमने सर्विस साइकिल की बात की थी, ये देखिए। अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम कह सकते हैं कि 99.99% सही है जावेद साहब। लेकिन अगर आपने एंट्री ही गलत बना दिया तो ट्रायल तो फिर भी टैली होगा, क्योंकि आप एंट्री में डेबिट भी लिखते हैं और एंट्री में क्रेडिट भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसी तरफ आता हूँ, ये मैंने एंट्री बनाई है, रेंट एक्सपेंस सप्लाईज एक्सपेंस 3500, सप्लाईज क्रेडिट 3500। अगर इसको बजाय 3500 के मैं गलती से 1500 से बना दूंगा, तो चूंकि डेबिट भी 1500 किया और क्रेडिट भी 1500 किया, तो ट्रायल तो फिर भी टैली होगा। इसी तरह से अगर मैं सप्लाईज को डेबिट कर दूं और सप्लाईज एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूं, तो चूंकि डेबिट क्रेडिट बराबर है तो ट्रायल फिर भी टैली होगा। अब कैसे पता लगेगा कि मिस्टेक है? तो फिर अगर मैंने ये एंट्री गलत बनाई, यानी सप्लाईज को डेबिट कर दिया और एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस में क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, उससे मुझे पता लगेगा कि मैंने एंट्री गलत बनाई है। ट्रायल टैली होने का मतलब कभी भी यह नहीं होता कि आपकी सोल्यूशन करेक्ट है। करेक्शन ऑफ एरर इसीलिए होते हैं। मैं मिसाल के तौर पर एक जगह 1 लाख की एंट्री बनानी थी, गलती से 10,000 की बना दिया, तो ट्रायल तो टैली होगा, लेकिन 90,000 से आउट कर दिया आपने दोनों साइड को, क्योंकि 10,000 से डेबिट भी किया, 10,000 से क्रेडिट भी किया इंस्टेड ऑफ 1 लाख। तो 90,000 का फर्क दोनों तरफ है, जो कि ट्रायल टैली होने से नहीं पता लगेगा। तो आई होप के समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर वापस आ रहा हूँ, आपके पास एक ये ट्रायल था, ये सर्विस बिजनेस है, यहाँ से यहाँ तक ये एडजस्टिंग डेटा था। एक्रूड फीस रेवेन्यू, एक्रूड फीस रेवेन्यू का मतलब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट फीस रेवेन्यू क्रेडिट। अगर आपको याद हो वो जो हमने एंट्रीज पढ़ी हैं, तो उसमें सबसे पहली एंट्री यही थी, रेवेन्यू नॉट रिकॉर्ड। तो रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं। और इस पॉइंट पर एक चीज अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा
कि जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में हम अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज के लिए यूज करते हैं। तो अगर कमीशन रिसीवेबल आ जाए या फीस रिसीवेबल, तो हम उसको फीस रिसीवेबल या कमीशन रिसीवेबल कहते हैं। जबकि सर्विस बिजनेस में मर्चेंडाइज होती ही नहीं है, और उसका जो मेन बिजनेस है वो सेल ऑफ सर्विसेज है, सेल ऑफ कमीशन हो सकता है कोई भी, तो वहां पर अकाउंट रिसीवेबल की टर्म फीसेस के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर इसीलिए एक्रूड फीस रेवेन्यू में हमने एंट्री बनाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट फीस रेवेन्यू क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट फीस रेवेन्यू क्रेडिट। इसके बाद लिखा था इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 450। मैं ट्रायल में गया, लिखा था प्रीपेड इंश्योरेंस, मुझे खर्चे की एंट्री बनानी है, आपको बता दिया 450 एंट्री है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। देन दिया सप्लाईज ऑन हैंड 650, ट्रायल में था सप्लाईज 1350, इसमें से 650 बच गया आपके पास, तो दोनों का डिफरेंस एक्सपेंस होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो ना एडजस्टिंग एंट्री में, तो कुछ शॉर्टकट्स हम निकालते हैं, हालांकि शॉर्टकट पर जाना नहीं चाहिए, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो तो किसी भी टाइप की मुश्किल एंट्री आप बना सकते हैं, लेकिन आप फार्मूले की तरह रट लेते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ इंटर में बीकॉम में पढ़ाया जाता है, तो फिर वहां अगर कोई लैंग्वेज आ जाए, कोई पैराग्राफ आ जाए, अक्सर मिक्स में पैराग्राफ होते हैं, हालांकि इतनी आसान एंट्री होती है, बट पैराग्राफ पढ़कर वो समझना मुश्किल होता है। तो याद रखिए कि नेचर सेम होगी ना, तो डिफरेंस की एंट्री बनेगी। जब भी नेचर सेम होती है, नेचर से मुराद एक्सपेंस ट्रायल में भी लिखा है और एक्सपेंस एडजस्टिंग डेटा में भी लिखा है, प्रीपेड ट्रायल में भी लिखा है, प्रीपेड एडजस्टिंग डेटा में भी लिखा है, तो नेचर सेम हो गई तो डिफरेंस की एंट्री बनती है। और अगर नेचर सेम ना हो तो एडजस्टिंग डेटा वाली अमाउंट की एंट्री बनती है। उसको प्रूव करता हूँ मैं, देखें। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, यहाँ लिखा है एक्सपेंस, और यहाँ लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो नेचर सेम नहीं है। मैंने एंट्री किससे बनाई है? 450 से। सप्लाईज असेट है और सप्लाईज यहाँ भी असेट है, जब दोनों जगह नेचर सेम हुई तो डिफरेंस कितनी बनी? सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, सप्लाईज क्रेडिट। ये बात कर रहा हूं मैं अनएंड और प्रीपेड के केसेस की। देन लिखा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो हमने एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट दी होती है, बहुत कम कैलकुलेशन करवाते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ लेंगे तो बेशक कैलकुलेशन भी आ जाए, मेथड भी आ जाए तो कर सकते हैं। एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस, एक्रूड फीस रेवेन्यू, रेवेन्यू के साथ एक्रूड था रिसीवेबल, एक्सपेंस के साथ एक्रूड है पेबल, यानी कैश नहीं आया या कैश नहीं दिया, तो सैलरीज एंड वेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। यहाँ हम ट्रेडिंग बिजनेस नहीं कर रहे, इसलिए मैं अकाउंट सिविल और अकाउंट पेबल लिख रहा हूँ। ट्रेडिंग बिजनेस होता तो मैं लिखता सैलरीज पेबल। अनएंड रेंट, इसका अपोजिट आ गया रिसीव्ड इन एडवांस, तो ट्रायल में देखा, ट्रायल में भी अनएंड रेंट लिखा हुआ है, यहाँ भी अनएंड रेंट है, यहाँ भी अनएंड रेंट है, तो डिफरेंस की एंट्री तो 3000 और 1500 का डिफरेंस 1500 हो गया। अनएंड क्योंकि कम हो रही है लाइबिलिटी, तो अनएंड रेंट को हमने डेबिट किया, रेंट रेवेन्यू को क्रेडिट किया, ये आपकी एंट्री बन गई एडजस्टिंग एंट्रीज। इसके बाद आपको बनाना था, हाँ अगर कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस ट्रायल में देखिए इसमें अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, जो ट्रायल गिवन है इसमें अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट मौजूद है। तो अगर ये फीस रिसीवेबल है तो अकाउंट रिसीवेबल किस लिए यूज किया इसने, बता सकते हैं? किस वजह अकाउंट रिसीवेबल क्यों यूज किया होगा इसने? सर्विस बिजनेस है ना, इसका मेन बिजनेस ही फीस है, तो उसी को ट्रायल में अकाउंट रिसीवेबल ऑलरेडी मौजूद है। तो ये अकाउंट रिसीवेबल भी तो किसी के लिए यूज किया होगा ना, तो ध्यान में रख लीजिए कि जहां भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के साथ सवाल है, वहां पर हम वही लिखेंगे जो आप कह रहे हैं। असल में होता यह है कि हमारे इंटर लेवल पर और बीकॉम लेवल पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 99% ट्रेडिंग बिजनेस से आते हैं, सर्विस के सवाल आते ही नहीं है, तो इसलिए वो प्रैक्टिस उस लेवल की होती नहीं है, बेस नहीं होती उस टाइप। अब मैं जो असल चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि एंट्रीज तो आपने बना दी, अब इंक्रीज का इम्पैक्ट जो है वो दिखाना चाहता हूँ आपको। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इन कॉलम्स को, इस वाले कॉलम को हम हाइड करते हैं ताकि जगह ज्यादा हो जाए, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसी तरह से ये भी हाइड कर लो,
ये आ गया सामने। अब देखिए क्या हुआ, समझाना ये चाह रहा था मैं। ये 3200 कैश था, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज ले लिया। अकाउंट सिविल था 10,500, आपने 2,800 और डेबिट किया, ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से जब आप एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपको डायरेक्ट बनाना होता है, और बाज दफा तो वो टी अकाउंट बनाने को कह ही नहीं रहे। एक और सवाल हमने देखा था, उसमें जनरल बना के उसने कहा ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो जब कुछ एंट्रीज हो और हम जनरल से ट्रायल बैलेंस बनाने जाते हैं तो हमें खुद कंसेप्चुअली होना चाहिए, जहन में, माइंड में, रफ में, कि क्या हो रहा है। तो वी कैन सी है कि 10,500 डेबिट हो रहा है और ये 2,800 डेबिट आ रहा है, तो ये भी यहाँ आ गया 13,300। इसके बाद था प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 1,800 से यहाँ डेबिट मौजूद है और आपने 450 क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट और क्रेडिट नेट होकर ये रह गया 1350। सप्लाईज 1350 थी, आपने सप्लाईज क्रेडिट की 700 से, तो नेट होकर 650 आ गया, डेबिट और क्रेडिट नेट हो गया। लैंड में कोई चेंज नहीं है, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 50,700 प्लस 1,000 सॉरी 1620 मिलाकर 52,320 हो गया। फिर 92,700 92,700 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36,300 प्लस 3,500, क्योंकि दोनों क्रेडिट हैं तो प्लस हो जाएंगे, दोनों डेबिट हैं तो प्लस हो जाएंगे। अगर एक जगह डेबिट है और एक जगह क्रेडिट है तो नेट होगा, नेट होकर डेबिट में बच रहा है या क्रेडिट में बच रहा है वहीं ले जाएंगे। इसके बाद अकाउंट पेबल में कोई चेंज नहीं है। 103,000 100 में से 15,000 अर्न हो गया है तो ये रह गया 1,500। कैपिटल एंड ड्राइव में कोई चेंज नहीं है। फीस रेवेन्यू 191 थी, लेकिन आपने यहाँ पर फीस रेवेन्यू 2,800 से बढ़ाई है तो वो 193,800 आ गया। बाकी इसी तरह से तमाम हेड जो यहाँ मौजूद हैं वो सारे तो आए इसमें, लेकिन नए हेड भी आ गया। बस मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं था यहाँ पर, वो मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंस 450 से। इसी तरह से सप्लाईज एक्सपेंस नहीं था 700, तो सप्लाई एक्सपेंस भी ऐड हो गया 700 से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस भी ऐड हो गए, पहले नहीं थे। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस पहले मौजूद था, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस पहले से मौजूद था 96,200, और उसमें आपने 1,800 को ऐड कर दिया तो ये चेंज होकर नई वैल्यू आ गई है। अकाउंट पेबल में चेंज होकर नई वैल्यू आ गई है। अनअर्न्ड एंड माइनस होकर 1,500 हो गया, और रेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, नई रेवेन्यू आ गई इसमें। तो ये आपका टैली हो गया। अब जब ये टैली हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि ये आप एक नज़र ये मार लें कि जो इनकी नेचर है एड्स की वो अपनी जगह पर सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई डेबिट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा हो तो गलती, कहीं एंट्री में गलती है। तो सारे बाई नेचर अपनी जगह पर आ गए। फिर बहुत सारी एंट्रीज में आपको यहाँ से पता लग रहा होता है, जैसे इंश्योरेंस एक्सपायर्ड लिखा हुआ है 450, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस 450 होना चाहिए था, ये मौजूद है। सप्लाईज 650 होनी चाहिए थी, सप्लाईज के आगे 650 आ रहा है। डेप्रिसिएशन 1620 बिल्डिंग का, इसका ये सारे यहाँ उसी तरह से आ रहे हैं। मैंने यहाँ क्या किया है, डेप्रिसिएशन को 1620 और 3,500 मिलाकर 1,550, अब देख सकते हैं इन दोनों को प्लस करके हमने लिख दिया है। तो इससे आपको पता लग रहा होता है अनअर्न्ड कितना है, 1,500 है, तो क्या अनअर्न्ड के आगे 1,500 है, तो दिस आर। अगर ये टैली हो गया तो अगला फेज क्या होता है आपका, इनकम स्टेटमेंट बनाना। और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को फोकस करते हैं। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से, और ये अमेरिकन बुक्स में, ब्रिटिश बुक्स की खास बात होती है कि इनका जो ट्रायल होता है वो तरतीब से होता है, आगे पीछे वैल्यूज नहीं होती। जैसा कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं, क्या मिक्स किया हुआ है, कहीं लाइबिलिटी पहले आगे, तरतीब से नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन इस सवाल में अरेंज है, पहले आपके सामने एसेट्स है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं कलर से शो करूँ, इस पार्ट को देखेंगे तो लाइबिलिटीज हैं, ये पार्ट देखेंगे तो ओनर्स इक्विटी है, इस पार्ट को देखेंगे तो रेवेन्यूज हैं आपके, और ये नीचे रह गया आपके एक्सपेंसेस। तो जो ब्रिटिश बुक्स होती हैं या अमेरिकन बुक्स होती हैं उसमें ये सारी चीज़ें तरतीब से दी हुई होती हैं।
तो हमने क्या किया, इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यूज को पहले ले लिया, ये दोनों टोटल रेवेन्यू हो गई लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आ गए, लॉस हो गया 6,720 का, एक्सपेंसेस में से रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस के लॉस हो गया। नेक्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, तो कैपिटल ले लिया आपने, इसमें प्रीवियस कैपिटल था 2 लाख टू 2,12,500, इसमें से ड्राइंग को हम माइनस करेंगे और यहाँ से अगर प्रॉफिट होता तो प्लस करते, लॉस हो गया तो माइनस किया, तो इसकी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब अगर मैं इस पार्ट को हाइड करूं ताकि बैलेंस शीट पर आ जाए, तो बैलेंस शीट में आपके पास असेट्स रह गए थे। अब असेट्स की दो कैटेगरीज होती हैं, करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स। करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू, जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी हुई है बुक वैल्यू कहलाती है, तमाम वैल्यूज बुक वैल्यूज है। ये वैल्यूज जब अगर बार बार चेंज होती हो, या क्या वी कैन से कि विद इन 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, डेट बैलेंस शीट की डेट 30 अप्रैल 2019 है, इससे अगले 365 दिन में जिस अकाउंट का भी बैलेंस चेंज होता रहता हो उसको हम करंट कहते हैं। तो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, इंश्योरेंस और सप्लाईज, ये टोटल करंट असेट्स हैं। फिर आप फिक्स असेट्स में आ जाते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो वी हैव लैंड 50,000, बिल्डिंग, ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, माइनस डेप्रिसिएशन ये आ गया, इक्विपमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, और ये सारे के सारे आ गए आपके नेट फिक्स असेट्स। करंट असेट्स और नेट फिक्स असेट्स को ऐड कर लें तो ये टोटल असेट्स हो गए। ये फाइल में शेयर करने कर दूंगा अभी, इसको भी हाइड करते हैं। तो क्रेडिट साइड आ गया इक्विटीज, और इक्विटीज में पहले हम लेते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज करंट कहलाती हैं जिनको अगले 365 दिन में आपने पे करना हो फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो अकाउंट पेबल और अनअर्न्ड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज सवाल में कोई थी नहीं। एंड ओनर्स इक्विटी, जो आपने ओनर्स इक्विटी का सेक्शन बनाया था वहां से मैंने ये कैपिटल उठा लिया, इन दोनों का टोटल किया, ये टैली हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गई, तो इट मींस कि आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक का अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इसमें, ये मैं फाइल अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ ताकि आपको, तो मैं दोबारा अनहाइड कर देता हूँ, आगे जो लिखा है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक पूरा साइकिल था और एडजस्टिंग चीज मैंने आपको करा दी है। यही काम जो मैंने अभी आपको बताया है ये आपको इस सवाल में करना है। फर्क यह है कि ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है और इसमें कैपिटल और ड्राइंग दिया हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है कैपिटल एंड ड्राइंग, इससे पता लगता है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है या कंपनी है या पार्टनरशिप है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, मुदस्सर कंपनी। ये कंपनी से बना लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं है, बल्कि ये मुदस्सर एंड कंपनी वाला क्वेश्चन है। ये पहचान रहे हैं हम, इसको कैपिटल लिखा हुआ है और ड्राइंग लिखा है। अगर कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल लिखा होता है या कॉमन स्टॉक लिखा होता है तो फिर ये कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, उसमें रिटेन अर्निंग होती है, वो मैं भी दिखा देता हूँ। एंड ड्राइंग नहीं होगी, कंपनी में ड्राइंग नहीं हो सकती। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की ट्रेनिंग बिजनेस है। इनकम स्टेटमेंट चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट एक जैसा होता है, ट्रेनिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट एक जैसा होता है। चेंज आती है सिर्फ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर इक्विटी या ओनर्स इक्विटी है वहां चेंज आती है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है तो एक ही ओनर है, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स हैं, और अगर कंपनी है तो फिर कंपनी की बैलेंस शीट होगी। मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आपने, अगर बेटर होगा कि आप ये क्वेश्चन करें और मुझे सेंड करें। चैट में क्या आ रहा है मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये जो मरियम आपने सवाल किया ना, ये एक्चुअली आपने देखा नहीं यहाँ पर गौर से, ये वाला काम हमने यहाँ कर लिया था अलग। तो ये जो आप मिक्स वगैरह के क्वेश्चन, मिक्स एंड मिक्स के क्वेश्चन उठाए ना, तो उसमें अलग से पूछा होता है प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। तो ये प्लस माइनस वाला काम अलग से करते हैं और ये वाला फाइनल रिजल्ट जो है बैलेंस शीट में जाता है। हम आदि हैं शुरू से इंटर से, तो ये वाली पूरे ये वाला पार्ट डायरेक्ट हम बनाते हैं बैलेंस शीट के इस पार्ट में, यहाँ पर बनाते हैं इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ड्राइंग माइनस नहीं होगी, बैलेंस शीट में माइनस नहीं होगी, मैं पहले ही माइनस कर चुका हूँ। कितने
मैं पहले माइनस कर चुका हूँ ना, तो अब दोबारा माइनस नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये पार्ट हमने यहाँ कर लिया। देखो कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस इनकम या लॉस, ये आ गया। तो ये चेंजेस इन इक्विटी है। एक्चुअली चेंजेस इन इक्विटी का स्टेटमेंट होता है कंपनी में। यहाँ ये चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी है, इसीलिए इसको अलग बनाते हैं। जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसमें इनकम स्टेटमेंट है, उसमें बैलेंस शीट है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, कंपनी में होता है। जिस लेवल के क्वेश्चन है ये सिंपल है। अब मैं आपको यही काम ये आपके साथ एक और शेयर करने वाला हूँ। उसी तरह से है ये बिल्कुल। ट्रायल बैलेंस है आपके पास, एडजस्टिंग एंट्रीज है, ये भी फाइल में अभी शेयर कर दूंगा ये, ताकि आप कर सकें। एंड उसके बाद ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट यहाँ बना हुआ है, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। अब जरूरी नहीं है कि सेल रिटर्न किसी में हो, नहीं होगा तो रहने देंगे। तो सेल में से सेल रिटर्न को माइनस किया तो ये आ गई नेट सेल। अगली हेडिंग होती है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स। इस फॉर्मेट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि रेशियोज में और दूसरे क्वेश्चन में ये रिपीट होगा। ये मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, तो आपकी इसको देखकर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मेट फॉलो कर लेंगे तो हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग, फिर हम लेते हैं परचेजेस। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं अगर हो तो। ये जो मैंने रेड लिखा है इसका मतलब इसका होना जरूरी नहीं है। ये आगे नेट परचेज। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन, इन कैरेज, कार्टेज, इन सब का एक ही मतलब होता है, इसे भी हम यहाँ ले लेंगे। और ये तीनों मिलाकर इन तीनों का टोटल है 297। बिगिनिंग इन्वेंटरी, परचेजेस एंड ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंटरी को क्लोजिंग को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट। इस पूरे पार्ट में जो रेड है वो जरूरी नहीं है सवाल में हो भी सकता है, नहीं भी नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिए। एंड ये वाली जो पार्ट है ये हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको एडजस्टिंग डेटा में। बाकी सारी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस से आती है, ये एडजस्टिंग डेटा से हम लेते हैं। इसकी हमने एडजस्टिंग एंट्री भी नहीं बनाई थी और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं। फिर हम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। फिर इसके बाद अगर कोई और इनकम है अदर देन सेल ऑफ गुड्स के तो उसको हम ऐड कर लेते हैं अदर इनकम को, तो ये नेट इनकम आ गई है। और फिर स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बैलेंस लिया, इसमें आपने ड्राइंग को माइनस किया, प्रॉफिट को प्लस किया, देन उसी तरह से बैलेंस शीट बन गई। तो ये साइकिल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब ये शेयर आपके पास आ जाएगा दोनों साइकिल, तो देन फिर आप इस क्वेश्चन को 100% कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन करना है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ भी कुछ उसी की एक रिक्वायरमेंट इसकी कुछ और है, बट डाटा वही है, सेल, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट पेपर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब आपने प्रैक्टिस करके मुझे बता देना, मैं तेजी से आगे जाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉस्ट भी पढ़ाना है आपको, कॉस्ट में ज्यादा काम करना होता है। और आई होप कि अगर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आपने बना ली, ये वाली प्रैक्टिस कर ली, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट का जो एक पार्ट होता है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वहां पर भी आने वाला है। तो वो आपको आसान लगेगा जब आप ये ट्रेडिंग बिजनेस वाला, ट्रेडिंग स्पेशली ट्रेडिंग बिजनेस वाला इनकम स्टेटमेंट अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए। वैसे तो होगा पहले से, लेकिन और हो जाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ओनली इनकम स्टेटमेंट बनाना है फॉर द पीरियड एंडिंग December 30। कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली आपने इनकम स्टेटमेंट बना देना है। 20 मार्क्स है, फ्री के नंबर है, ये फ्री नंबर है। और ये ट्रेडिंग बिजनेस है अगेन।
होल्ड कीजिएगा, मेरी कॉल आ रही है। जनाब, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं जवाब दूं। इंटरेस्ट एंड अदर इनकम है, क्योंकि हमारा मेन जो बिजनेस है, ऑपरेशंस जो बिजनेस के हैं वो सेल एंड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज है। जब सेल एंड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज होता है तो फिर जो इसको हम अदर इनकम शो करते हैं। इसी तरह से ये एक तो क्वेश्चन आपको मैंने 18 की बात की थी और 21 आपको दिखा दिया, और 20 हम पहले डिस्कस कर चुके थे, उसको मैं दोबारा लेकर आ रहा हूँ। तो ये तीन एटलीस्ट कम से कम प्रैक्टिस कर लें, और ट्रेडिंग वाले इनकम स्टेटमेंट जरूर कर लीजिए, वो हमें बहुत काम आने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें देखिए कॉमन स्टॉक लिखा है, तो कॉमन स्टॉक 15,000 और रिटेन नहीं, तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है। अब इसमें भी आप अगर देखें तो अनएंड सर्विस रेवेन्यू, तो ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं है, यहाँ पर ये सर्विस बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है। तो इसमें आपको क्या करना है, जनरल बनाना है। इसमें थोड़ा सा इन्होंने काम ज्यादा लिया है, पहले जनरल बनाना है। जनरल बनाने के बाद जनरलाइज द सितंबर, जनरल एंट्रीज बनानी है बेस। उसके बाद बी में लिखा है जनरलाइज एंड पोस्ट एग्जिस्टिंग एंट्रीज। तो जनरल बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बना देना है आपने, टी अकाउंट बनाए बगैर। तो अभी हमने टेक्निक देखी थी कि एंट्रीज मिसाल के तौर पर आप रफ में बना ले। रफ में कैश में 4880 है, तो जहां जहां कैश इंक्रीज हो रहा है वो प्लस कर दें, या डिक्रीज हो रहा है तो नया बैलेंस आ जाएगा ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। फिर एंट्रियां बनानी है एडजस्टिंग, तो 3-4 एंट्री, ये वाला जो पार्ट है ये एडजस्टिंग एंट्रीज है। जब एडजस्टिंग एंट्रीज बन जाएंगी तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाना है, रिटेन का स्टेटमेंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है। ये तीनों मैं आपको, इनकम स्टेटमेंट कंपनी का, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग बिजनेस सर्विस का, सर्विस बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप, ये मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ फॉर सैंपल पर्पस। और ये तीन क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मुझे नहीं पता आपकी अक्सर मेरे बाद भी क्लास हो रही होती, आज है या नहीं, बट अगर है तो थोड़ा पहले। तो अगर ये पार्ट आप, ये तीन क्वेश्चंस आप कर लेते हैं अगले वीक तक, और मुझे, मैं जो इत्मीनान हो जाता है कि हाँ ये, तो फिर ये आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और मैं कॉस्ट पर चला जाऊंगा। इसमें डेप्रिसिएशन की परसेंटेज सवाल में दी हुई होती है,
एडजस्टिंग एंट्रीज के डाटा में या तो डेफिनेशन की परसेंटेज दी हुई होगी या फिर आपको वैल्यू दी हुई होगी, तो मुझे यहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी। हाँ, जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस होता है, तो इससे हटकर बात कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट में नहीं आएगा ऐसा कोई क्वेश्चन। बट अगर हम डेप्रिसिएशन का सवाल कर रहे हैं और उसमें डेप्रिसिएशन मेथड तो दिया हुआ है उसे, लेकिन रेट नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मल कोर्स में लाइफ को 100 को लाइफ से डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 5 साल लाइफ है तो 100 को 5 से डिवाइड करते तो 20% बनता है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 यानी डबल कर देते हैं, तो 40% रेट इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। वैसे एक मैथमेटिकल फार्मूला भी है जिससे डबल डिक्लाइनिंग का रेट आता है, मगर वो राउंड फुल रेट नहीं होता। मैंने 40 निकाला है तो 39 पॉइंट करके आ रहा होगा, तो उसका इससे ताल्लुक नहीं है। ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक तो ये आपके सामने 2020 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 2020 क्वेश्चन नंबर 2, 2021 इसको मैं बंद कर रहा हूँ, 2021 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2018 जिसकी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखें ना, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब जरूरी थोड़ी कि आप सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपका पास टाइम है, आपको इंटरेस्ट हो गया, तो आप और भी क्वेश्चंस करते जाइए, जितने कर सकते हैं। बुक्स में मौजूद हैं, नेट में मिल जाते हैं, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। मैंने ये 3 क्वेश्चंस आपको बताए, यही हमारे पास देख सकते हैं, जो मेरे पास है 2005 से लेके 21 तक के पेपर मैंने आपको शायद शेयर भी किए थे। ज्यादा पुरानों में जाने की जरूरत नहीं है, टेक्निक एक जैसी होती है, तो आप ये कर लेंगे तो फिर मुझे बता दें। तो मैं अब इसको एंड कर रहा हूँ एंड स्टॉप शेयर एंड हमारे तलाल साहब, आप, मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू मरियम, जितना आप कर सकें, जितना आप कर सकें आसानी से। प्रैक्टिस तो आपने करनी है ना बेटा, जितना आप आसानी से कर सकें वो आपकी मर्जी। 3 मैंने दे दिए, ये तो करने ही करने। एंड अल्लाह हाफिज।